नमस्कार भारत। ये सिर्फ एक देश का नाम नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। आज हम भारत की इसी अनोखी भौगोलिक पहचान को परत दर परत समझने वाले हैं। दुनिया के नक्शे पर इसकी जगह से लेकर इसकी विशाल सीमाओं तक। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल। हम सब अक्सर सुनते हैं कि भारत एक उपमहाद्वीप है, पर इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ इसके आकार की बात है या इसके पीछे कोई गहरा भौगोलिक कारण छिपा है? इस विश्लेषण के अंत तक ये जवाब पूरी तरह साफ हो जाएगा। किसी भी कहानी की शुरुआत उसके किरदारों से होती है ना? तो हमारी इस कहानी का किरदार है भारत। तो चलिए सबसे पहले इसे दुनिया के बड़े से नक्शे पर ढूंढते हैं और देखते हैं कि इसकी स्थिति इतनी खास क्यों है। देखिए, हमारी पृथ्वी को दो काल्पनिक रेखाएं, एक भूमध्य रेखा और दूसरी प्रधान मध्याह्न रेखा, 4 हिस्सों में बांटती हैं। और भारत पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। यही वो स्थिति है जो यहाँ के मौसम, संस्कृति और सामरिक महत्व को गहराई से तय करती है। अच्छा, भारत की सटीक लोकेशन समझने के लिए इन दो शब्दों को जानना बहुत जरूरी है। अक्षांश यानी लैटिट्यूड, जो लेटी हुई रेखाएं हैं, ये भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की दूरी बताती हैं। और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड, ये लंबी खड़ी रेखाएं हैं जो प्राइम मेरिडियन से पूर्व या पश्चिम की दूरी मापती हैं। तो इन रेखाओं पर भारत का पता क्या है? इसका विस्तार दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। वहीं पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये भारत की विशालता की पूरी कहानी कहते हैं। चलिए अब दुनिया के नक्शे से जूम इन करते हैं और भारत के अपने विशाल आकार को नापते हैं। सच कहूं तो ये आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर। सोचिए, ये इतनी बड़ी दूरी है कि देश के एक छोर से दूसरे छोर तक मौसम, भाषा और संस्कृति सब कुछ पूरी तरह बदल जाता है। और अगर हम गुजरात के कच्छ से अरुणाचल प्रदेश तक की बात करें तो देश की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। लंबाई और चौड़ाई का ये संतुलन ही भारत को इसका एक खास आकार देता है। और इतनी चौड़ाई का मतलब ये भी है कि देश के एक कोने में जब सूरज उग रहा होता है तो दूसरे कोने में सुबह होने में लगभग 2 घंटे बाकी होते हैं। भारत के एकदम दिल से होकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। ये रेखा गुजरात से अपना सफर शुरू करती है, फिर मध्य भारत को पार करते हुए मिजोरम तक जाती है, कुल 8 राज्यों से होकर। और यही वो रेखा है जो भारत को मोटे तौर पर 2 मुख्य जलवायु क्षेत्रों में बांटती है। अब एक सवाल मन में आना लाजमी है, जब देश के पूर्वी और पश्चिमी छोरों के बीच लगभग 2 घंटे का अंतर है, तो फिर पूरे देश में हमारी घड़ियां एक ही समय कैसे दिखाती हैं? इसका जवाब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST। देश में समय को लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को स्टैंडर्ड टाइम लाइन मान लिया गया। ये लाइन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। इसी के आधार पर पूरे भारत का समय तय होता है, जो कि GMT से 5.5 घंटे आगे है। किसी भी देश का नक्शा सिर्फ उसके अंदर की जमीन से नहीं बनता, बल्कि उन रेखाओं से भी बनता है जो उसे दुनिया से जोड़ती हैं और अलग भी करती हैं। तो चलिए अब भारत की विशाल जमीनी और समुद्री सीमाओं पर एक नजर डालते हैं। भारत की कुल जमीनी सीमा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। ये बहुत विशाल सीमा है जो 7 पड़ोसी देशों के साथ लगती है, और यही चीज इसे रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बना देती है। इनमें से सबसे लंबी सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ है, 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा। वहीं सबसे छोटी सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ, जो सिर्फ 106 किलोमीटर की है। हर एक सीमा की अपनी अलग कहानी, अपना अलग सामरिक और सांस्कृतिक महत्व है। जमीनी सीमाओं के अलावा भारत को एक विशाल समुद्री तटरेखा का भी वरदान मिला है। इसकी कुल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। ये इसे दुनिया के सबसे लंबे कोस्टलाइन वाले देशों में से एक बनाती है। ये विशाल तटरेखा भी 2 हिस्सों में बटी है। इसका बड़ा हिस्सा लगभग 6100 किलोमीटर तो हमारी मुख्य भूमि के साथ है, और बाकी का हिस्सा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे हमारे द्वीप समूहों से मिलकर बनता है।
ये विविधता भारत को समुद्री नजरिए से बहुत ज्यादा मजबूत बनाती है। तो हमने आंकड़े देख लिए, विस्तार समझ लिया, लेकिन इन सब का असली मतलब क्या है? अब हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि भारत का भूगोल कैसे इसकी नियति को, इसके भविष्य को राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से आकार देता है। भारत की भौगोलिक स्थिति के महत्व को हम 3 मुख्य स्तंभों में समझ सकते हैं: राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। और ये तीनों मिलकर ही भारत को दक्षिण एशिया में एक प्रमुख शक्ति बनाते हैं। राजनीतिक तौर पर देखें तो उत्तर में खड़ा हिमालय पर्वत एक अभेद्य दीवार की तरह काम करता है। ये न सिर्फ बाहरी आक्रमणों से हमें एक प्राकृतिक सुरक्षा देता है, बल्कि मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोककर भारत की जलवायु को भी नियंत्रित करता है। आर्थिक मोर्चे पर भारत की विशाल तटरेखा किसी वरदान से कम नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए एक बहुत बड़ा गेटवे है, जिससे आयात निर्यात में आसानी होती है। इसके अलावा मछली पालन और पर्यटन भी हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देते हैं। और सांस्कृतिक रूप से भारत की लोकेशन ने इसे सदियों से अलग अलग सभ्यताओं का मिलन बिंदु बनाया है। ये एशिया के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने वाले एक कल्चरल ब्रिज की तरह काम करता है, जहां विचारों, धर्मों और परंपराओं का हमेशा से आदान प्रदान होता रहा है। तो चलिए वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? इसका जवाब इन सब बातों में ही छिपा है। इसका विशाल आकार, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में महासागर से घिरा होना, और इसकी अपनी एक अलग जलवायु और सांस्कृतिक पहचान, ये सब मिलकर इसे बाकी एशिया से एक अलग भौगोलिक इकाई बनाते हैं। मतलब ये सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि अपने आप में एक महाद्वीप जैसा है। और आखिर में एक सोचने वाला सवाल। हमने देखा कि कैसे भूगोल ने भारत के अतीत और आज को आकार दिया है, लेकिन क्या भविष्य भी इसी से तय होगा? क्या इसकी भौगोलिक स्थिति ही आने वाली चुनौतियों और मौकों में इसकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।